This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा बृहवासरः चैत्रकृष्णषष्ठी षष्ठी दिनांक 22 एप्रिल 2022 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलौघां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगवनप्रौढदावाग्निनीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। अथ वंगेश्वर भस्मसूतं वंगभस्मफलैकैकं प्रकल्पयेत् गन्धकं मृतताम्रं च प्रत्येकं च फलं फलम् अर्कक्षीरैर्दिनं मर्द्यं सर्वं तद् गोलकीकृतं रुद्ध्वा तद्भूधरे पश्चात् पूटेकेन समुद्धरे केशवङ्गेश्वरो नाम प्लीह गुल्मोदरापः घृतैर्गुञ्जाद्वयं लीहात् निष्ठं श्वेतपुनर्नवा गवामूत्रे पिपेच्छानु रजनीं वा गवाञ्जलैः वैसे थोड़ा सिंपल है। तो पारद भस्म या रस सिंदूर एक भाग, एक पल, और वंग भस्म शुद्ध एक पल, शुद्ध गंधक ताम्र भस्म एक एक पल, और अर्कक्षीर दिनम मर्द्यम, अर्कक्षीर की एक दिन में भावना देनी है। सर्वं तद गोलकी कृतम रुद्ध्वा तद भूधरे पाच्यम पुटे के न समुद्र। तो भूधर पुट में एक ही बार पुट देना है। सुखा ले और भूधर यंत्र में बंद कर भूधर यंत्र में पकावे। एक फुट देने के बाद शीतल होने पर निकाल ले। वंगेश्वर नामक रस प्लीहा वृद्धि, गुल्म रोग तथा उदर रोग को नष्ट करता है। इसके सेवन की मात्रा के गाय के दूध के साथ प्रतिदिन सेवन करे और सफेद पुनर्नवा की जड़ का चूर्ण या हल्दी का चूर्ण एक एक निष्कर गाय के मूत्र में मिलाकर दवा सेवन करने के बाद पान करे। तो पारद वंग गंधक और ताम्र इतनी ही चार है। लीह गुलमादव। ये एक्चुअली विदरती भी एक वगैरह अधिकार शुरू हुआ है हमारे कर। तो ये बनाना चाहिए।
प्लीहा के हिसाब से यकृत में भी प्रयोग में ला सकते हैं। और वंग और ताम्र ये दोनों होने के कारण एक फणसलकर जी का कहना था कि कैंसर में ताम्र और वंग को दोनों को साथ में प्रयोग करना चाहिए। और ये केवल ऐसा ही है कि पारद वंग ताम्र और गंधक तो पहले कज्जली बनानी चाहिए ऐसा लगता है। नहीं तो पारद भस्म अगर रस सिंदूर है तो कज्जली बनाने का कोई संबंध नहीं है। और घृत के साथ तो दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर श्वेत पुनर्नवा के साथ दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर बेहतर है। मंगेश ठमके हो क्या? पंचागदेवदाल्यास्तु चूर्णकर्षम शिवाम्बुना मासमात्रम पिबेत यस्तु प्लीहा तस्य करोति किम। तो पंचांग देवदाली का पंचांग चूर्ण कर्ष 1 तोला मात्रा में शिवाम्बुना। तो ये पहली बार शिवाम्बु का निर्देश इसमें आया है। और वैसे शिवाम्बु चिकित्सा एक अलग चिकित्सा मानी जाती है। और मोरारजी देसाई इसके पुरुष करते थे, कट्टर पुरुष करते थे। और काफी लोग पीने वाले हैं शिवाम्बु इस प्रकार से। और उनके दावे तो बहुत ज्यादा होते हैं कि सभी रोगों के लिए उपयुक्त होता है। तो वास्तव में जो शरीर का मल है वो हमारे लिए फायदेमंद कैसे होगा, ये एक बात होती है। तो जहाँ शोधन की आवश्यकता होती है, कफ प्रधान दोष है, वहाँ गोमूत्र भी काम करता है, शिवाम्बु भी काम करता है। हम ज्यादातर गोमूत्र से काम लेते हैं, लेकिन शिवाम्बु का इस प्रकार का निर्देश आना ये एक चिकित्सा पद्धति जो ज्यादा प्रचलन में नहीं है, ये हमारे ही ग्रंथों से निकली है ऐसा थोड़ा सा देख सकेंगे। और खास करके प्लीहा के लिए ये बताया गया है। तो देवदाली पंचांग चूर्ण, ये देवदाली बेसिकली वामक है। और 1 कर्ष तो मात्रा काफी है। तो देखना पड़ेगा कि इससे सर्दी वगैरह होती है या नहीं होती है, इस प्रकार से। और शायद देखकर ही करना पड़ेगा इस प्रकार से। लवणी रजनम अथ तक्रास राजी प्रत्येकं फलपंचकं चूर्णितं निक्षिपेत भाण्डे शततक्र फलान्विते त्रिदनं मुद्रितं पश्चात् पंचफलं सदा पीत्वा विनाशयेत् प्लीहं त्रिसप्ताहान् नात्र संशयः न संशयः। तो सेंधा नमक, हल्दी तथा राची सर्षप प्रत्येकम फलपंचकम तो काफी मात्रा में है। 200-200 ग्राम इस प्रकार का होगा। चूर्णितम निक्षिपित भांडे शततक्र फलान्वित है। और तक्र शतफल तो ये काफी बड़ी मात्रा में होगा। त्रिदिनम मुद्रितम रक्षेत और 3 दिन मुद्रा करके रखे। 5 फल 250 ग्राम, इन सबों का चूर्ण बनाकर एक मिट्टी के पात्र में छोड़ दे और उसमें तक्र का 100 फल 5 किलो छोड़ दे। इसके बाद इसका मुख बंद कर 3 दिन तक रख ले। फिर पुनः उसको निकाल कर किसी पात्र में रख दे और 5 फल की मात्रा में पान करे। ये तकरा से पान करने से 3 सप्ताह में प्लीहा को नष्ट करता है, इसमें संदेह नहीं है।
हाँ, तो वो बनने में एक्चुअली कितने दिन लगते हैं ये थोड़ा देखना पड़ेगा। 3 दिन में तो ये हो गया, लेकिन आगे बनने में कितने दिन लगते हैं, कितने दिन रखना है, ये 3 दिन में तो काफी मुश्किल है। और फिर भी मात्रा बड़ी है। समूलपत्रम एरंड वृद्ध्वा भांडे पुत्ते पचेत तत्कर्षम फलगोमूत्रे ही पीतम प्लीहा विनाशनम। पुट्टे पचेत, प्लीहा में एरंड क्षार जड़ तथा पत्तों के साथ एरंड को सुखाकर तथा एक पात्र में भरकर आग में पकावे, शीतल होने पर निकाल ले। इसके बाद इसको महीन पीसकर छान ले और एक कर्ष की मात्रा में गाय के मूत्र का एक पल के साथ पान करे। यह प्लीहा को नष्ट करता है। तो ये मशी कल्पना होगी, ये तो क्षार नहीं होगा। जैसे वरांगा का क्षार वगैरह ग्रहणी रोग में आए हैं, उसी प्रकार का है एरंड, केवल एरंड का क्षार है। एरंड पत्र और एरंड मूल, इस प्रकार से। अथवा एरंड के भस्म को चौगुने जल में घोल दे और 3 तह कपड़ा से छन्ना के छान ले। इस प्रकार घोल 21 बार छान कर तथा एक कढ़ाई में रखकर आग पर चढ़ा दे। जब सब पानी उड़कर सूख जाए तो उसको शीशी में भरकर रख ले। इस प्रकार का एरेंड क्षार बनाकर 3 ग्राम की मात्रा में गोमूत्र के साथ पान कराए। यह प्लीहा को नष्ट करता है। तो आगे का क्षार का विधि विधि बताया। अतः शरपुंखादि योगा शरपुंखार्कयोर्मूलम चिरम। हो, तसे पेशंट कमी असतात। प्लीहा वृद्धि जिनमें देखी जाती है, ऐसे कई विकार वर्णन किए गए हैं मॉडर्न सायन्स में। प्लीहा वाढते असंच आहे, प्लीहोदरामधलं एक लक्षण। तो ये प्लीहोदर में जो प्लीहा वृद्धि इस प्रकार की होती है, और शुरू में तो पानी नहीं भरा रहता, बाद में पानी भी भरा सकता है। तो उसके लिए ये तो सभी कारीगर है। लेकिन आईटीपी, अभी गाउचर सिंड्रोम, ये 2 महीने ट्रीट किए हैं इस प्रकार से, तो उसमें भी प्लीहा वृद्धि दिखाई देती है। कभी कभी ल्यूकेमियाज में भी हो सकती है, या अप्लास्टिक एनीमिया वगैरह जैसे रोगों में प्लीहा वृद्धि दिखाई दे सकती है। तो वहां मुख्य निदान तो पांडु ऐसा ही रहेगा। लेकिन फिर भी वो ग्रंथोक्त पांडु रोग से थोड़ा अलग इस प्रकार का ही होगा। तो ये जो प्लीहा रोग बता रहे हैं, ये किस प्रकार से है, ये कफ प्रधान में ही ये शायद। शरपुंखा की जड़ तथा मंदार की जड़ दो दांतों से अधिक देर तक चबाकर चूसने से प्लीहा रोग का नाश होता है। चिरंदंतश्च चर्वितम गिलितम नाशयत प्लीहम इवागु पानमाचर। तो चबाकर उसको शरपुंखा और अर्क का मूल चबाकर निगल लेना है इस प्रकार से, और बाद में यवागु का पान करना है। वैसे शरपुंखा ये प्लीह शत्रु ऐसा उसका पर्याय शब्द है, और काफी मात्रा में शरपुंखा में लाई भी जाती है। वर्जक्षारंतुस्कर्षैकं भक्षम प्लीहा विनाशनम। तो वज्रक्षार एक कर्ष, तो ये निवडुंग या स्नुही का क्षार इस प्रकार का, और एक कर्ष मात्रा भी काफी ज्यादा है। कांचनी प्रयोग, कांचनी मूल चूर्णं तु निष्कमात्रं सदा पिबेत् सुरया कांचिकैर्वाथ हन्ति प्लीहं चिरन्तनम्।
कांचनी हरिद्रा या धतूरा या कांचना की जड़ का महीन चूर्ण एक निष्ठ 4 ग्राम मात्रा में मध्य के साथ या कांजी के साथ हमेशा पान करें। पुराने प्लीहा रोग को नष्ट करता है। हरिद्रा कांचनी पीता निशाख्या वरवर्णिनी, ये कांचनी या हरिद्रा का भी एक पर्याय है, या धतूरा या कांचना। तो हल्दी का चूर्ण तो दे सकते हैं इस प्रकार से मध्य या कांजी के साथ। लिहाना पृष्ठदेशे तु रक्तस्रावञ्च कारयेत्, अर्कक्षीरं ससिन्धुत्वं क्षिपेत् तत्र रुजापः। लिहा के रोगियों के पृष्ठ प्रदेश में रक्तमोक्षण करावे और पीड़ा को दूर करने के लिए उसमें मंदार के दूध से सेंधा नमक पिलाकर भर दे। थोड़ा अजीब है। तो पृष्ठ देश में रक्तमोक्षण करना है। जनरली यकृत में दाहिने हाथ से और प्लीहा में बाएं हाथ से सिराव्यथ, ये कॉमन है। और वैसे पहले प्लीहा के बारे में बताया है, बाएं हाथ से करे और फिर यकृत उसी प्रकार यकृत में करना है तो दाएं हाथ से करना है, इस प्रकार से बताते हैं। लेकिन ये पृष्ठ देश में रक्त मोक्षण ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। और अर्कक्षीर और सैंधव ये रुजानाश के लिए वहां पे डाले, ये भी थोड़ा अजीब इस प्रकार का है। मारितं सूत तामराभं गंधकं माक्षिकं समं वर्धयित्वार्द्रकद्रावैर्यवक्षारेर्दिनं त्रिगुंजं भक्षयन् नित्यं नागवल्लीदलेन च वातगुल्महर ख्यातो रसोऽयं शिखिवाडवः। विडंगम दाड़िमं हिंगु सैंधवैला सुवर्चलं मातुलं रसे स्पिष्टा कर्षैकं सुरया सह वातगुल्महरं देयम् अनुपानं सुखावः। पारद भस्म रस सिंदूर ताम्र भस्म अभ्रक भस्म शुद्ध गंधक तथा स्वर्णमाक्षिक भस्म संभाग, इन सबों को संभाग यवक्षार मिलाकर अदरक के स्वर के साथ एक दिन बर्तन करे और सुखाकर कांच की शीशी में भरकर रख दे। इसके बाद इसमें 3 गुंजा की मात्रा में पान के रस के साथ प्रतिदिन भक्षण करें। यह शिखी वाड़व रस प्रसिद्ध वातगुल्म रोगनाशक है। इसके साथ वायुविडंग, अनारदाना, शुद्ध हिंग, सेंधा नमक तथा सुवर्चल नमक एक भाग, इन सबों का बिजोराम नींबू के रस के साथ मर्दन कर 1 कर्ष की मात्रा में मधु के साथ पान करने के लिए आवश्यक रूप में दे दे। ये वातगुल्म को दूर करता है तथा सुख देने वाला है। ये भी सिंपल है वैसे। पारद, ताम्र, अभ्रक, गंधक, स्वर्णमाक्षिक और यवक्षार, उन सबका समभाग। शिखी वाड़व रस। तो ये भी बना सकते हैं वास्तव में। ज्यादा वातगुल्म ऐसे मरीज कम दिखेंगे, लेकिन मैं जो अभी सोच रहा हूँ वो ये पहले वाला मंगेश्वर रस हो या ये रस हो। कैंसर के मरीजों में अगर उधर शूल है तो एक बड़ी समस्या है। और कुछ लोग मानते हैं कि इसका निदान आयुर्वेद में गुल्म इस प्रकार का होता है। तो कम से कम गुल्म में जो शूल है उसके हिसाब से ये योग कारीगर होंगे। तो ये शिखीवाड़व रस या वंगेश्वर रस, ये दोनों जरूर देखेंगे। पित्तगुल में दीप्ताम रसा, शुद्धम सूतम समं गंधम सूतांशम उतताम्रकम शाकवृक्षोत्थ पंचांगम द्रवैर्मध्यम दिनत्रयम्।
दिनं सर्पाक्षजय द्रव्यैः रुद्ध्वा गजपुटे पचेत् पंचधा भूधरे पाक्षात् चूर्णं जयपालतुल्यकम् हिंगुञ्च भक्षयेच्चाज्यैः पित्तगुल्म प्रशान्तये द्राक्षाहरित की क्वाथम अनुपानम प्रकल्पयत् रसो दीप्तामरो नाम पित्तगुल्मम नियच्छति। दीप्तामर शुद्ध पारद एक भाग, शुद्ध गंधक एक भाग, ताम्र भस्म एक भाग, इन सबों को शाक वृक्ष के पंचांग के क्वाथ के साथ 3 दिन तक मर्दन करे और सदाक्षी गंधाना के लिए रासना भेद के स्वरस या क्वाथ से 1 दिन तक मर्दन करे। इसके बाद टिकिया बनाकर तथा सुखाकर शराब संपुट में बंद कराए और गजपुट में पकावे। पुनः पूर्वोक्त द्रव्यों में घोटकर 5 बार भूधर यंत्र में पूट दे। इसके बाद निकालकर तथा चूर्ण बनाकर सम शुद्ध जयपाल चूर्ण मिला दे। इसके बाद इसमें से 2 गुंज की मात्रा पित्तगुल्म की शांति के लिए घृत के साथ भक्षण करे। इसके सेवन काल में मनुक्का तथा हरे का क्वाथानुपान के रूप में प्रयोग करे। यह दीप्तामर नामक रस पित्तगुल्म को दूर करता है। थोड़ा अजीब है। मधुकम शाक बीजन च पयस्या सुरदारुच, ये गर्भिणी के लिए जो क्वाथ बताए हैं उसमें एक शाक बीज आता है, सागवान इस प्रकार का। यहाँ उसका पंचांग बताया गया है, शाल्मरी उपसत्त पंचांग, उसकी भावना देनी है। और 5 बार गजपुट देना है और फिर बाद में जयपाल तुल्य डालना है। तो ये विरेचन करने वाला होगा। अथ विद्याधर रसा गंधकं तालकं ताप्यं मृतताम्रं मनःशिलां शुद्धं सूतं च तुल्यांशं मर्दयेद् भावयेद् दिनं पिप्पल्यास्तु कषायेण भावयेत् स्नुग्भवेन च निष्कार्धं भक्षेत् चौदरेः गुल्मं लीहं विनाशयेत् रसो विद्याधरो नाम गोपुत्रं च पिबेदनि। तो गंधक, हरताल, स्वर्णमाक्षिक, ताम्रभस्म, शुद्ध मनशील तथा शुद्ध पारद, इन सबों को लेकर मर्दन करे और पीपर के रस कषाय के 1 दिन रात भावित करे। इसके बाद सेहुन के दूध से भावित करे। तदनंतर आधा निष्क की मात्रा में शहद के साथ चाटे। यह गुल्म प्लीहा रोग को नष्ट करता है। इसके सेवन के बाद गोमूत्र पान करे। यह विद्याधर नामक रस है। मालूम नहीं, ये मिलता है बाजार में। तिलकवासो गुणञ्चाज्यं योषभारंगी रजोन्वितं पानम रक्तभवे गुल्मे नष्टे पुष्पे तु योषितः। तो तिल का क्वाथ और गुड़ और घृत योषभारंगी रजोन्वितम, त्रिकटु और भांगी के चूर्ण के साथ पानम रक्तभवे गुल्मे, रक्तभव गुल्म के लिए नष्टे पुष्पे तु योषितः, और अगर आर्तव दर्शन नहीं हो रहा, पुष्प नष्ट पुष्प है तो देना है। गुड़, घी, व्योष चूर्ण तथा भांगी का चूर्ण में स्त्रियों के रक्त मासिक धर्म असमय में नष्ट होने पर पान कराए। वाग्भट में इसी प्रकार का योग है वास्तव में। हाँ, तिलक का क्वाथ है। दूसरा एक योग है। तिलनागर मंडूर पलांशान मानस नहीं, तिलांशान नहीं, क्या पिपली द्विगुणान योज्यात गुटिकाम पांडुरोगिणी, ये पांडुरोग में आया है। गुणनागर मंडूर तिलांशान मानत समान। गुड़, शुंठी, मंडूर और तिल, ये सब संभाग, और पिपली 2 भाग, इस प्रकार के।
तो पिपली का चूर्ण उससे दुगना, इस प्रकार से। तो पांडुरोगी के लिए बताया गया है। तो ये मुझे अभी याद नहीं है, मैंने करने की कोशिश की थी, लोगों को बताया भी था इस प्रकार से। बाकी चूर्ण हमारे यहाँ से दे देंगे और तिल मिला के खाने के लिए कहेंगे, तिल और गुड़ खाने के मिलाकर खाने के लिए कहेंगे। तो नागर मंडूरा और पिपली ये चूर्ण बनाकर दे देने का, और गुड़ और तिल घर में डालने के लिए बोलने का, ऐसा कुछ किया था। हाँ, आता ते काय एवढंच आहे, त्यांनी प्रमाण तिथं दिलेलं नाहीये. इथे इथे प्रमाण नाही दिलेलं. मंडूर 2 भाग आणि सुंठ आणि सॉरी मंडूर नाही, पिपली 2 भाग, सुंठ मंडूर एक भाग, किंवा सुंठ मंडूर एक भाग, आणि या चारीचं मिळून जर धरलं, गुळ नागर मंडूर तिल, हे 4 भाग झाले, त्याच्या दुप्पट म्हणजे 8 भाग. तर हे एक भाग आणि पिपली 8 भाग, आणि गुळ आणि तीळ मात्र एक भाग, असं करायला लागेल. तो पांडुचा कल्पना है ये. तो पांडुरोग में आया है, तो ये थोड़ा आसान है बनाने के लिए. और दूसरी चीज उसमें ऐसी है कि अभी पीसीओडी के काफी पेशेंट्स है. और पीसीओडी में 2 प्रकार की औरतें देखी जाती है. एक में चाहे 4, 5, 6 महीने के बाद रज परिवर्तन होता है, और ज्यादा भी हो सकता है. तो अगर ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि 3-4 महीने का संचित बाहर निकल रहा हो, तो उसमें सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन की बात है कि निर्माण तो हो रहा है रज, लेकिन बाहर नहीं निकल रहा. तो उसमें जो रोक लगी गई है, उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए. उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों से ये बात हो सकती है. और दूसरा जो होता है, उसमें निर्माण ही कम होता है रज का, और 4-5 महीने के बाद भी केवल नॉर्मल फ्लो या स्कैंटी फ्लो इस प्रकार का होता है. तो उसमें समझ लेना चाहिए कि उसका निर्माण ही ठीक तरीके से हो नहीं रहा. अब ये बात ये ऐसी है कि आर्तव और रज, ये लूजली बहुत टर्म्स बताए गए हैं ग्रंथों में. और ऋतुकाल जो बताया गया है, ऋतुस्तु द्वादश निशा पूर्वास्तिसृष्य निंदिता. तो 12 रात्रि का काल ये ऋतुकाल है. तो रजस्राव शुरू होने से पहले दिन से ही ऋतुकाल शुरू हो जाता है. तो एक अर्थ इसका ले सकते हैं कि बीज का निर्माण आरंभ हो जाता है, और उसकी एक फाइनल स्टेज 12वें दिन तक या 14वें दिन तक आ जाती है, इस प्रकार से. जबकि एलोपैथी में ये बढ़ता है, रप्चर होता है इस प्रकार से, 18, 19, 20 यहाँ तक बढ़ता है, और फिर रप्चर हो जाता है. तो उसी के साथ ये रज का निर्माण भी होना चालू हो जाता है. इंडोमेट्रियल जो लेयर है वो बढ़ती जाती है. अगर कंसेप्शन हो गया तो यही लेयर गर्भशैया के रूप में काम करती है, और कंसेप्शन नहीं हुआ तो महीने के बाद रजस्राव होकर ये सब निकल जाता है. ये अभी मॉडर्न के हिसाब से इस प्रकार से बताते हैं. अब बीज का ही निर्माण न हो या फिर रज का निर्माण न हो, एंडोमेट्रियल थिकनेस जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा हो, और वो नहीं हुआ तो फिर स्राव नहीं होगा. अब ये पीसीओडी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. और कुछ लोगों का कहना है, गायनेकोलॉजिस्ट का, दिस इज नेचुरल एडेप्टेशन टुवर्ड्स
ये इनफर्टिलिटी नहीं कह सकते, लेकिन गर्भधारणा न होने के लिए नेचुरल एडेप्टेशन है। अभी सामाजिक स्थिति काफी बदल चुकी है। पुराने जमाने में तो बहुत जल्दी शादियां होती थी और 8वें 9वें बरस में ही शादियां इस प्रकार की हो जाती थी लड़कियों की। और फिर 12वें 13वें बरस में रज परिवर्तन चालू होता था। अष्टांग संग्रह में एक अजीब रेफरेंस है कि लड़की 12 बरस की और लड़का 20 बरस का, इनकी शादी करे इस प्रकार से, और 4 बरस तक ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए। तो फिर वो 16 बरस की हो जाएगी तो समत्वागत वीर्य ये दोनों हो जाएंगे, वो भी 25 बरस का होगा और ये भी 16 बरस की हो जाएगी। दूसरा जो रेफरेंस है, पंचमेंशे तत्वर्षे पुमान नारी तो षोडशे, कि लड़के की उम्र 25 और ये स्त्री 16 वर्ष। तो अष्टांग संग्रह का रेफरेंस और ये दोनों रेफरेंस मिलते जुलते इस प्रकार के हैं। लेकिन 16वें बरस से लेकर वो गर्भधारण योग्य हो जाती है। और अभी शादी की उम्र मिनिमम 22-23 से लेकर लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए मिनिमम 25-26 से लेकर आगे है, क्योंकि तब तक एजुकेशन पूरा नहीं होता, पैसे कमाना भी शुरुआत नहीं होती उसकी। पुराने जमाने में 12 बरस में विद्यार्जन पूरा हो जाता था। 6ठे साल में अगर मुंजीबंधन हो गया तो आगे 12 बरस लगते थे। और 12 बरस में जो भी विद्या उसको हासिल करनी है वो पूरी हो जाती थी, तो 18 बरस ये लड़कों के लिए भी ठीक था। अभी जिस तरह आप सर कहते हैं कि गुल्म सामान्यतः शोथ है, शूल के साथ शोथ गुल्म हो, मुख मुख गुल्म है, मुखपाक अर्श ग्रहणी एपिसेंटाइटिस कोलाइटिस इसोफेजाइटिस रेक्टाइटिस अल्सर कैंसर सभी गुल्म के अंतर आएंगे। ये एकदशीय श्रोत गुल्म है। लेकिन ऐसा है थोड़ा सा कि कैंसर की एक अलग अलग संप्राप्ति है, इन सभी की अलग अलग थोड़ी सी संप्राप्ति हो सकती है। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस भी काफी कॉमन है इस प्रकार से। अशा प्रकारे अल्पहृदय प्रवृत्ती आणि चारच्या अर्थदर्शन असताना काय द्यावे, तिसरी ओळीचे कृश और स्थूल दोनों में कैसे समझ। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, नेचुरल एडेप्टेशन और कॉन्ट्रासेप्शन, तो स्त्री बीज 16 बरस से ही बनना शुरू हो जाता है और उसका विनियोग कहीं नहीं होता। क्योंकि शादी की उम्र अगर 22, 23, 25, 26 या उससे भी ज्यादा इस प्रकार की है तो बीज बनता रहता है और व्यर्थ हो जाता है इस प्रकार। तो शरीर भी सोचने लगता है कि क्यों बना ये प्रोसेस डिले हो जाती है, और फिर जो बनेगा वो भी रप्चर नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा बढ़कर। तो ओवरी का कुछ अंश उससे व्याप्त हो जाएगा और ओवरी का अवकाशांश कम हो जाएगा। अब नए ओम निर्माण होने में भी इसमें तकलीफ हो जाती है और धीरे धीरे ओवरी का जो अवकाशांश है जिसमें ये ओम बनने चाहिए वो कम होते जाते हैं। तो ये काफी मुश्किल मामला हो जाता है कि ओम बनते ही नहीं आगे फिर इस प्रकार से। और ओम के निर्माण के साथ रज का निर्माण होना जरूरी है। वास्तव में ये प्राकृतिक स्थिति इस प्रकार की है कि ओवम निर्माण हो गया, स्त्री बीज निर्माण हो रहा है, तो उसके लिए गर्भशय्या आवश्यक है और इसलिए एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ने लगता है जिसको हम रस का उपधातु मानते हैं। तो ये रस और शुक्र ये दोनों के मिलाप से कुछ कार्य चलता रहता है। अब इस प्रकार से यौवनावस्था प्राप्त होना, युवावस्था प्राप्त होना एक नैसर्गिक स्थिति है।
और जब ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तब काफी दिन बीच में महीने बरस बीत जाते हैं और पीसीओडी की समस्या चलती रहती है। बाद में शादी होने के बाद भी ये समस्या चली रहती है। और फिर अभी लोग चाहे 27-28 वर्ष में शादी होगी तो भी कुछ 1-2 बरस सेटलमेंट होने तक या आर्थिक परिस्थिति सुधरने तक कंसेप्शन होना नहीं चाहते हैं। अभी उसके साधन भी काफी उपलब्ध है, तो और डिले हो जाता है। और फिर अगर पीसीओडी की समस्या सामने आती है इस प्रकार से, तो उसके लिए ये स्थूल व्यक्ति है तो ये मेटफॉर्मिन वगैरह इस प्रकार से देते हैं, थायराइड के बारे में सोचते हैं। लेकिन ये हार्मोनल इम्बैलेंस है एक तरीके से, और हार्मोनल इम्बैलेंस का मूल कारण कोई ढूंढना नहीं चाहता। ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कई कारण है। अभी जो हाइब्रिडाइजेशन और फिर ये केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, और खास करके प्राणियों में जो हार्मोन दिए जा रहे हैं, वनस्पतियों में भी दिए जा रहे हैं, लेकिन वनस्पतियों में उनका प्रमाण कम है, लेकिन प्राणियों में तो दिए जाते ही है। विशेषता कुक्कुट वगैरह जो है उसमें काफी बड़ी मात्रा में हार्मोन्स दिए जाते हैं, सुअर में काफी बड़ी मात्रा में हार्मोन दिए जाते हैं, गाय को हार्मोन दिए जाते हैं। तो ये सभी बातें जो है उसके जरिए वो हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा कर देते हैं। दूसरी अहम चीज मानसिक भावों की है कि इस यौवनावस्था में काम विचार प्रबल होने लगते हैं। बाहर का वातावरण भी कामुक इस प्रकार का है, उस काम भावना को उत्तेजित करने वाला इस प्रकार का है। अभी कोएड है, लड़का लड़कियां साथ में पढ़ते हैं इस प्रकार से, तो बार बार मिलते रहते हैं वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बात होती रहती है। तो शारीरिक अट्रैक्शन होने के जरिए ये बदलाव आने लगते हैं। पुराने जमाने में केवल लड़का घर से बाहर निकलकर गुरु के पास जाता था और 18वें बरस तक वहीं पे रहकर वापस आता था। लड़कियां पढ़ती नहीं थी। तो ये दोनों अलग ही होते थे, और शायद वो वापस आने के बाद किसी लड़की के साथ शादी कर लेते हैं इस प्रकार से, और फिर भी ब्रह्मचर्य रखते हैं। लड़की उम्र में फिर भी छोटी है। अभी ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि दोनों के उम्र में कितना फर्क होना चाहिए। उस जमाने का फर्क देखेंगे तो 9 बरस का फर्क होता था, और यही प्रचलन समाज में था। हाँ, 8-9 बरस तो कम से कम होते थे दोनों में डिफरेंस, एज डिफरेंस इस प्रकार का। वो धीरे धीरे कम होता चला। अभी समवयस्क भी है तो भी ठीक है, अगर लड़की उम्र में ज्यादा है तो भी ठीक है, ऐसा भी चलता है। तो उसके बारे में संग्रह में निर्देश है, अवयोधिकम स्त्रियंगत्वा। हाँ, वो अगर उम्र में उससे ज्यादा है तो उसको वार्धक्य जल्दी आता है, ऐसा वहां पे कहा गया है। तो पीसीओडी की समस्या मूल रूप से दूर होने के लिए सामाजिक परिवर्तन आवश्यक इस प्रकार का रहेगा, और ये काफी मुश्किल है। अभी स्त्री मुक्ति जब से आरंभ हुई है तब से स्त्रियों की आयु काफी, उम्र जो बढ़ गई है काफी इस प्रकार से। पेरीमेनोपॉजल एज में बल्कि यूटेरस की समस्या होती है। एंडोमेट्रियल थिकनेस भी बहुत ज्यादा होता है, तब भी अधिक रजसा होता है। ऐसे में चिकित्सा का क्या विचार करे? शरीरवृत्ति, रक्त दृष्टि, ज्यादातर रक्त प्रदर के हिसाब से किया जाता है। इसमें भी सोनोग्राफी से अगर फाइब्रॉइड्स है और इंट्राम्यूरल है तो फाइब्रॉइड्स को ट्रीट करना आवश्यक इस प्रकार का हो जाएगा। एक्स्ट्राम्यूरल है तो पेन ज्यादा होता है, इंट्राम्यूरल में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है, और वो नहीं है, और मेंसेस जल्दी जल्दी आ रहे हैं, ज्यादा दिन चल रहे हैं, क्लॉटिंग है,
तो सभी के बारे में अलग तरह से सोचना पड़ेगा। इसमें निर्माण ज़्यादा इस प्रकार का हो रहा है और रक्त प्रदर की चिकित्सा करें, उसमें रक्त और पित्त उनको बिगाड़ने वाले कारण जो है उनको देखे, ये बात अहम रहेगी। बड़ी स्त्री के वार्धक्य जल्दी होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? बड़ी स्त्री अभी इनका कहना है कि अभी मेनार्क जल्दी हो रहा है। 12 बरस से लेकर 11, 10, 9, 8 इस प्रकार का, अभी 8वें बरस में भी रजो दर्शन शुरू हो जाता है। तो इनका कहना है कि ऐसा ही सिलसिला चलता रहे तो मेनोपॉज का भी वह 30 तक आ जाएगा, तो 30वें बरस में ही मेनोपॉज हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का कहना है। तो ये बड़ी समस्या होगी, फिर वार्धक्य भी जल्दी होगा। वैसे भी पुरुषों में भी 35वें बरस में हड्डियों में कमजोरी वगैरह इस प्रकार की बातें आ रही है, और वली पलित या खलती ये तो कॉमनली देखे जा रहे हैं। तो ये एक तरीके से हमारी आयु कम होती जा रही है या उसकी क्वालिटी बिगड़ रही है, ये इसके निर्देशक इस प्रकार के हैं। तो इन सभी के बारे में थोड़ा गहराई में जाकर सोचना जरूरी है। जो जो इस प्रकार की औरतें आती है पीसीओडी की समस्या लेकर या इनफर्टिलिटी की समस्या लेकर, उन सभी को मेरा पहला सुझाव रहता है केवल नैसर्गिक ही खाना खाना, ऑर्गेनिक भी नहीं। ऑर्गेनिक में फिर भी हाइब्रिडाइज सीड्स का प्रयोग है, हो सकता है उसमें, लेकिन नेचुरल खाना जो है देसी बीज वाला इस प्रकार का, और देसी गाय का ही दूध इस प्रकार से, तो ये मूल रूप से परिवर्तन उसमें होने लगता है, हार्मोनल इम्बैलेंस कुछ हद तक ठीक होने लगता है। दूसरी चीज, इस प्रकार की जो कामवासना उत्तेजित हो जाती है उसको कंट्रोल करना है। अभी ब्रह्मचर्य का समय पुराने जमाने में 12 बरस का है तो 18 बरस तक ही ब्रह्मचर्य था, या पुरुषों में ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि 20 से 25 तक ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। अभी विवाह की आयु इतनी बढ़ गई है तो पुरुषों के लिए भी 30 भी हो जाता है, 30 बरस या उसके भी ऊपर बरस हो जाते हैं, और लड़कियों के लिए भी 23-24 से लेकर 27-28 बरस इस प्रकार के उम्र हो जाते हैं। और वो भी कहती है नहीं मुझे और आगे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और एक या दो लड़का लड़की होने वाले हैं तो माँ बाप भी कहते हैं जो करना है तो करो इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का हो रहा है। और एक डिंक अभी एक नई कंसेप्ट विदेशों में ज्यादा प्रचलन में है, भारत में भी आ गई है, डबल इनकम नो किड्स, ये डिंक का मतलब है। तो दोनों सिर्फ कमाना कमाना चाहते हैं और बच्चे होने ही नहीं देने हैं, क्योंकि वो जिम्मेदारी लगती है और ऐसा लगता है कि हमारे उपभोग में उसमें बाधा आ जाएगी। तो ये स्पष्ट रूप से मूर्खता है। बड़ी उम्र की स्त्री से शादी होने पर वार्धक्य जल्दी आता है। अर्ली मेन्सेस एज 7 इयर्स यासाठी काय विचार करावा? औषधांचे, नॅचरल फूड, देशी गाईचं दूध हा बदल सुचवणे आहे। मैं भी सोच रहा हूँ उसके बारे में। रसायन चिकित्सा ही शायद करनी पड़ेगी, ऐसा है। और खास करके जो रसायन योग वाजीकरण भी है उनके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। अभी वाजीकरण वालों में दो प्रकार के मेडिसिन है। अपत्य संतानकरम या सद्य संप्रहर्षण। सद्य संप्रहर्षण वाले को तो नहीं लेना है। अपत्य संतानकर ये जो बात बताई गई है वो उस प्रकार के योग निकालने चाहिए। व्यवस्थापन गणाचा वापर करावा का? ये अच्छा विचार होगा, व्यवस्थापन गण। और
काल के अनुसार वय की अवस्था बदलती जाती ही है, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ये जल्दी जल्दी इस प्रकार का हो जाना, ये काफी गंभीर मामला इस प्रकार का है। और वार्धक्य जल्दी होगा, मृत्यु भी जल्दी होगी। अभी जो बताते हैं कि मॉडर्न साइंस के जरिए आयु बढ़ गई है हमारी, उसमें दो मुद्दे हैं। एक तो सरासरी आयुर्मान बढ़ गया है, क्योंकि बाल मृत्यु काफी होते थे, तो बाल मृत्यु और नौजवान या बूढ़े लोगों में होने वाली मौत, इनका जो सरासरी वय हो जाता है वो काफी बढ़ गया है इस प्रकार से, बाल मृत्यु कम होने के कारण। लेकिन सिर्फ वही कारण है ऐसा नहीं है। और क्वालिटी जो है जीवन की, वो सुधरी है नहीं है, इसके बारे में काफी संदेह है। ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस काफी बढ़ गए हैं, और उसमें से कैंसर, हृदरोग, ये तो फेटल है। तो हमने सच्ची रूप में अच्छी खासी हेल्थ पाई है, आरोग्य पाया है या नहीं है, इसके बारे में बहुत सारे संदेह है। और ये केवल वैद्यक से जुड़ा नहीं है, जीवन शैली से जुड़ा है, खाने पीने से जुड़ा है। और जो परिवर्तन जीवन शैली में, खाने पीने में आ रहे हैं, आ गए हैं राजा, उनको ध्यान में रखते हुए ये समझना जरूरी होगा कि हम इसमें बदल करेंगे तो आगे अलीकट वर्ष वर्ष तक। तो इसके बारे में थोड़ा सजगता से देखना पड़ेगा, कैसे करना है, क्या करना है, पुनर्वसन करना है। तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो व्यवस्थापन गण एक अच्छा सुझाव है, इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। लेकिन जो रसायन द्रव्य, जो रसायन चिकित्सा वाजीकरण के अंग से भी उपयुक्त हो, जैसे सुवर्ण सिद्ध क्षीर, तो ये आया है वास्तव में वाजीकरण में, लेकिन दोनों रसायन है तो रसायन के रूप में भी प्रयोग में ला सकते हैं। शतावरी जैसा द्रव्य है जो वाजीकरण भी है और रसायन भी है, तो उन्हीं का प्रयोग अगर करते रहेंगे तो शायद ये बात होगी, और उसमें उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग नहीं होना है। आर्तव जो है वो उष्ण है, और शुक्र जो है वो शीतवीर्य का, इस प्रकार का है। तो अगर हम इसको टालने की कोशिश करना चाहते हैं कि जल्दी मेनार्क न आए, जल्दी मेनोपॉज न हो जाए, तो उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग नहीं होना है इस प्रकार से। और फिर भी जीवन शैली में परिवर्तन लाना, आहार विहार में परिवर्तन लाना, ये बहुत अहम मुद्दा है। एलोपैथी तो उसके बारे में सोचती ही नहीं है, और इसके लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट देना ये भी गलत बात है। हार्मोनल इम्बैलेंस है, ऐसे करके डिलेइंग हार्मोन शुरू करना, ये भी गलत बात है। तो मूल रूप से उसको सुधारने की कोशिश करनी है, और ये काफी गंभीर मामला है। तो मैं मानता हूं कि अभी के जमाने में लड़कियां पढ़े ही नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन कुटुंब व्यवस्था या परिवार व्यवस्था भी अच्छी रहनी चाहिए। और जो लड़के लड़कियां निर्माण होंगे वो राष्ट्र का आधार होते हैं। चाणक्य के अनुसार युवा पीढ़ी को निर्माण करने वाला शिक्षक या अध्यापक, ये राष्ट्र का आधार है। तो वहां से अगर अच्छी शिक्षा मिले तो फिर काफी बदलाव इस प्रकार से आएंगे। और परिवार के बारे में ये डिंग जैसी कंसेप्ट तो नहीं होनी चाहिए, बाद में पछता सकते हैं, ऐसा है। मेरे पास एक ऑस्ट्रेलिया में कपल आया था, दोनों एक्चुअली पार्टनर थे।
लेकिन दोनों की उम्र करीबन 35-36 इस प्रकार की थी। और उस लड़के ने पूछा कि हम अभी कंसेप्शन के लिए ट्राई कर सकते हैं क्या? तो मैंने काफी देर हो गई अभी, 35-36 उम्र चल रही है, तो इसके पहले ही इसके बारे में सोचना चाहिए था। तो वो बोले ऐसा है कि पार्टनरशिप कितनी टिकेगी ये पता नहीं चलता, पार्टनर्स बदलते रहते हैं, 3-4 महीने से लेकर 1-2 बरस में पार्टनर्स बदल ही जाते हैं इस प्रकार से। और जब तक हमें विश्वास नहीं होता कि इस पार्टनर के साथ मैं पूरी जिंदगी बिताऊंगी, तब तक कंसेप्शन के लिए ट्राई नहीं कर सकते। और जब ये निश्चित हो जाता है कि ठीक है हम दोनों एक साथ जन्म भर रह सकते हैं इस प्रकार से, फिर भी होता नहीं है, लेकिन मान लिया कि जन्म भर रहेंगे इस प्रकार से, तो भी काफी देर हो चुके थे। और फिर एक तो शादी होती ही नहीं है, ओनली 25% मैरिजेस आर देयर, उनमें से भी 75% में डिवोर्स हो जाता है, वो भी टिकते नहीं है। बाकी 75% पार्टनरशिप के जरिए चलते रहते हैं। और 40 उम्र के बाद पार्टनर्स नहीं मिलते, तो अकेलापन खा जाता है। वैसे सोमवार से शुक्रवार तो बीत जाते हैं, काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन शनिवार रविवार जो है छुट्टी के दिन है, वो अकेलापन खा जाता है उसमें। फिर लोग अपना अपना तरीका ढूंढते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, कुछ योग में लग जाते हैं, कुछ दूसरे कुछ छंद है, रीडिंग वगैरह इस प्रकार से करते हैं, ये ठीक है। फिर भी कुछ एडिक्शन में पड़ जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं इस प्रकार से। और कुछ भी नहीं हुआ तो डॉग थेरेपी, कैट थेरेपी है। तो कुत्तों को पालते हैं, बिल्लियों को पालते हैं, और फिर उन्हीं के साथ दिन गुजारते हैं इस प्रकार से। तो एक कैट थेरेपी, डॉग थेरेपी ये प्रचलन में है, मरीजों के लिए भी इस प्रकार के प्रचलन में है। हाँ। तो मैंने एक व्याख्यान में ऐसा कहा था, यू डोंट हैव टू हैव योर ओन चिल्ड्रन इन योर बेड, ऑन द कॉन्ट्री यू वांट टू हैव योर कैट्स एंड डॉग्स इन योर बेड। तो एक औरत वहां पे बड़े फूट कर रो पड़ी। तो मैंने कहा कि ये फैक्ट है, तो बोले हाँ फैक्ट है, दिस ऑल स्टार्टेड विद वुमन लिबरलाइजेशन। स्त्री मुक्ति आंदोलन से सभी शुरुआत हो गई है इस प्रकार। तो अब सभी का विचार करना जरूरी है, हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, और हम क्या हासिल करना चाहते थे, हम भटक रहे हैं क्या इस प्रकार से। तो एक तो मैं मानता हूँ कि बहुत सारी जो शिक्षा है हमारी, वो व्यवहार के कुछ भी लायक नहीं है। उसमें परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। और जो उपजीविका बनाने के लिए सक्षम हो इसी प्रकार की विद्या या उसी प्रकार का अध्ययन हो, ये एक अहम मुद्दा, और उसका कालावधि कम हो। अभी 10वीं कक्षा के बाद आईटीआई करके लोग टर्नर फिटर बन जाते हैं 1-2 बरस में, और फिर कमाना आरंभ कर देते हैं। उनकी उम्र ज्यादा भी नहीं रहती इस प्रकार से। अभी इनकी बाल मजूर की व्याख्या क्या है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन 10वीं कक्षा 14वें बरस में हो जाएगी, 16वें बरस में ये काम पे लग जाएंगे। तो बाल अगर 16 बरस का है, या याच्यावरचा प्रश्न मला एवढा विचारायचा आहे, तिळगुळ आणि सगळं सांगितलेलं आहे काय, ते तिळगुळ पिंपे हे जसं सांगितलेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये एक्सपेक्टेड पांडू असलाच पाहिजे का? असं काही नाहीये. पण त्याने असं काय म्हणायचं तो पांडू मध्ये एक वेगळा योग आलेला आहे, हा जो आहे हा तिळाचा आलेला आहे। नारीम तैलेन माशेष्ट पित्तले समुपाचले, ये जो बात बताई गई, निर्माण करना जो है खास करके ऋतुकाल में, वो पित्तल और तिल और उड़द इनका प्रयोग करना है, इस प्रकार का बताया गया है। तो शायद ये आर्तव निर्माण करने में और उसके साथ में रज का निर्माण करने में
कारीगर होगा, ऐसा है थोड़ा। तो इसमें केवल शुक्र का भी विचार नहीं है, केवल रस का भी विचार नहीं है, लाइफस्टाइल का पूरा विचार है, खाने पीने का पूरा विचार है, और फिर मानसिक भावों का भी विचार है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए अगर करेंगे तो ही सफलता मिलेगी। दिवे दिवसों में बच्चे कम करे तो स्वावलंबी, और यहाँ करे तो बाल मजदूर। दिवेशों में बच्चे कम करे तो स्वावलंबी, और यहाँ करे तो बाल मजदूर। विदेशों में मुझे समझे दिवेशों में क्या है। तो शायद दे लर्न वाइल अर्न, इसलिए विदेश या तो उनको बाहर निकलना पड़ता है। सबसे अहम मुद्दा इसमें है कि 13-14 वर्ष में ही लड़के लड़कियों को घर से बाहर होना पड़ता है, वो घर पे नहीं रह सकते। और फिर ऐसी अवस्था में कमाना तो चाहिए, तो रेस्टोरेंट में वेटर का जॉब जल्दी मिल जाता है, और कुछ लड़के लड़कियां उसके साथ पढ़ती है, कुछ नहीं पढ़ती है, वहीं पर छोड़ देती है। और ये एक बड़ा आश्चर्य है कि उनको नौकरी मिलती है। हमारे यहाँ एक मैंने कपल के बारे में सोचा था, याद नहीं किस देश से, ऑस्ट्रेलिया से शायद थे, या यूरोपियन कंट्री से थे। वो केवल 4 महीने वहां पे वेटर वेट्रेस का काम करते, और 8 महीने भारत में आकर रहते, उसके उन पैसों के आधार पर। और ये जो डिफरेंस है, करेंसी डिफरेंस, उसके आधार पर वो जितना कमाते वहां से, उसमें से 8 महीने भारत में अच्छी तरीके से गुजारा होता था, और फिर वापिस जाते, फिर उनको जॉब मिल जाता है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। हम इस प्रकार से अगर छोड़ के जाएंगे तो हमें जॉब नहीं मिलेगा फिर से। लेकिन उनको मिलता था इस प्रकार से। तो ठीक है, ये बहुत बड़ा विषय है इस प्रकार से, और इतनी गहराई में जाकर कोई सोच नहीं रहा। अभी एलोपैथी तो हार्मोन दे दो, वो स्त्री बीज को बढ़ाओ, उसको रप्चर करो, और फिर आईवीएफ से कैच करो, और फिर इसमें चले जाओ, ऐसा मैकेनिकल मीन्स ही बताती है। तो ये गलत है। मूल रूप से इस कभी के बारे में सोचना है, और इसमें सोशल एस्पेक्ट काफी ज्यादा है। तो सोशल एस्पेक्ट को देखना ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।